हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। तो हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स यहाँ पे आने वाले हैं और अब आपको जो रिवीजन है वो जल्दी से करना है, तेजी से करना है। अपने नोट्स को अपने सामने रखना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक हमारे पास आते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू से शुरुआत करेंगे। सेल चैप्टर जो है, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके पास आता है जिसमें हमें बताया गया है कि सेल क्या होती है। इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेल की डेफिनेशन हम जानते हैं कि जो हम कोशिका है, जो सेल है, वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक या कार्यात्मक दोनों चीजें सेम हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आते हैं कि जो सेल है वो हमारी क्या है, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट है। इट मीन्स कि जब हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो वो किससे होता है, कोशिका से मिलकर के बनता है। जैसे कि कोशिका, एक कोशिका से दो, दो से चार, और ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। अब ये कोशिकाएं क्या बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोशिकाओं के 4 ग्रुप बन गए हैं। इन कोशिकाओं के ग्रुप को या इन कोशिकाओं के समूह को टिश्यू यानी कि ऊतक कहते हैं। तो हमने कहा 4 ऊतक हमारे पास आ गए हैं। कोशिकाओं के 4 ग्रुप बने हैं, इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऊतक आ गए हैं। ऊतक जो चैप्टर हमारे पास आता है वो भी हमने पढ़ा है। इसके बाद हम जो टिश्यू चैप्टर है, जो ऊतक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या फंक्शन होते हैं। अभी के लिए जनरली आप समझिए। अब ऊतक क्या होते हैं, आपने कहा कि कोशिकाओं का वो समूह जिसमें सारी कोशिकाएं मिल करके एक विशिष्ट कार्य को करती हैं। यानी कि जितनी भी कोशिकाएं, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि एक ऊतक है, उसमें 10 कोशिकाएं हैं। अब वो 10 की 10 कोशिकाएं क्या करेंगी, एक पर्टिकुलर काम को करेंगी, सब मिल करके एक निश्चित कार्य को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्लड जो है वो एक प्रकार का ऊतक है। इसमें कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी है, जैसे कि आपने कहा आरबीसी है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, क्या कार्य होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ट्रैवल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं और उसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग ऊतक आते हैं। जैसे कि हमने कहा बोन जो है, जो हड्डियां होते हैं, वो हमारा एक ऊतक है। जैसे कि हमने कहा जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो हमारी स्किन को यहाँ पे बनाता है और अलग अलग जगह पे पाया जाता है। जैसे कि हमारी मसल्स होती हैं, तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर ये भी एक प्रकार के ऊतक होती हैं जो कि एक निश्चित कार्य को करती हैं। जैसे ब्लड है। ठीक है, ब्लड एक ऊतक है। हमने कहा कि ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलजुल के काम को करती हैं। ब्लड का अगर हम फंक्शन देखें तो हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहेंगे। यानी कि सर्कुलेशन में जो हेल्प करेगा, तो सर्कुलेशन में ब्लड हेल्प करता है यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। ऊतक यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं ऊतक। ऐसे ही अब बहुत सारे ऊतक बन गए हैं और ये ऊतक भी क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो बहुत सारे ऊतकों का जो एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, वो मिल करके एक ऑर्गन को यहाँ पे बना देता है। अलग अलग ऑर्गन आपने देखे होंगे, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है हमारा। ठीक है, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और ये मिल करके एक ऑर्गन को बना लेते हैं, ऑर्गन जो एक विशिष्ट कार्य को करेगा। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग अंग मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे अभी हमने देखा सर्कुलेशन या परिसंचरण की हमने बात की है, तो सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे ही अलग अलग क्या बनते हैं यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम, जिसे अंग तंत्र कहते हैं। अब हमने कहा कि अगर हम सारे ऑर्गन सिस्टम को देखें तो सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके बनाते हैं एक पूरी बॉडी को। तो आपने कहा कि ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल, अगर हम देखें तो शरीर के निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपने कहा सेल से हुई थी, कोशिका से हुई थी। कोशिका को हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक
इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं यहाँ पर। तो क्या सेल से छोटी कोई यूनिट होती नहीं है? आपने कहा जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो सेल भी अलग-अलग चीज़ों से मिलकर के बना है। तो सेल को ही हम यूनिट क्यों कहते हैं? सेल जिन चीज़ों से मिलकर के बना है, जो सेल के कंपोनेंट होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेलीज़ है, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर है, जैसे साइटोप्लाज्म है, इन सारी चीज़ों चीज़ों से मिलकर के सेल बनती है। तो हम इनको क्यों यहाँ पर संरचनात्मक इकाई नहीं मानते हैं? क्योंकि हमने कहा कि कोशिका ही वो सबसे छोटी इकाई है जो जीवित मानी जाती है, जो लिविंग है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका ही है जिसे जीवित माना जाता है। आपने एग्जाम्पल में देखा होगा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और जैसे अमीबा एक एग्जाम्पल हमारे पास आता है। अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, और इसी कोशिका में आपने का डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे गैस एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो एक सिंगल सेल जो है वो क्या होगी यहाँ पे? एक लिविंग है। एक सिंगल सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। हमने कहा कोशिका ही सबसे छोटी यूनिट है जो लिविंग है। अगर हम कोशिका से के कंपोनेंट्स को देखें तो अकेले उनका अस्तित्व नहीं होगा। अकेले सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म को हम लिविंग नहीं मानेंगे, या अकेले सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे लिविंग नहीं मानेंगे। जब इन सब चीज़ों से मिलकर के कोशिका का निर्माण होता है तो हम उसे लिविंग कहते हैं। तो कोशिका क्या? संरचनात्मक इकाई है। सेकंड टर्म पे आते हैं, कार्यात्मक या क्रियात्मक जिसे हम कहते हैं, यानी कि फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि जो फंक्शंस होते हैं वो सेलुलर लेवल पे होते हैं। जैसे जब डाइजेशन हुआ है तो अब एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज सेल में जाएगा, तो एट लास्ट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल में होगा। रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? सेल में होगा। ठीक है। आपने कहा प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? सेल में हो रहा है। लिपिड फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? सेल में हो रहा है। तो सेलुलर लेवल पे सारे फंक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि जो सेल है वो क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो डेफिनेशन से रिलेटेड है, जो आपको समझना ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक टेबल हमने डिस्कस की थी जिसमें बताया गया था सेल और सेल से रिलेटेड जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो किसने और कब की है। जैसे कि हमने बात की है कि जो कोशिका की खोज किसने की है, जीवित कोशिका की खोज किसने की है। ठीक है। मैंने कि आपने कहा कि आप दो अलग अलग नाम पढ़ेंगे, एक तो होगा सिंपली सेल, एक होगा लिविंग सेल। एक होता है न्यूक्लियस की खोज किसने की है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो नाम किसने यहाँ पर दिया है। सेल थ्योरी यहाँ पर किसने दी है, सेल थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। ये जो डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो एक बार वो टेबल आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे के जो टॉपिक है हम क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है यहाँ पर, विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से जो प्लास्टिड होते हैं वो रंगहीन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले देखो कहाँ से आया है। जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, कोशिकांग होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड रंगहीन होते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो प्लास्टिड है, ये जो प्लास्टिड है, ये प्लांट सेल में होगा या एनिमल सेल में होगा या दोनों में पाया जाता है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। प्लास्टिड जो है वो क्या है? तो उसका आंसर आपको मिल गया कि प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है, कोशिकांग है। ये जो ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, ये आपको प्लांट सेल में मिलती है या एनिमल सेल में मिलती है या दोनों में मिलती है। तो ऑप्शन हैं आपके, पहला ऑप्शन है ये, सेकेंड ऑप्शन है ये, एंड थर्ड ऑप्शन है ये। तो थोड़ा क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं, ऐसे प्लास्टिड जिनमें रंग नहीं पाए जाते हैं। तो आपने कहा रंग यानी कि पिगमेंट की जो बात हमने की थी वो हमने कहाँ की थी? प्लांट में की थी, जिसमें हमने बात की थी जैसे क्लोरोफिल हमने देखा था, जैसे कैरेटीन हमने देखा था। ठीक है। अलग अलग पिगमेंट हमने देखे थे, ज़ैंथोफिल हमने देखा था। ये कब हमने इनके बारे में बात की थी? जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो आपने क्लोरोफिल की बात की थी। ठीक है।
आगे जाकर के क्लास 11th में आप फोटोसिंथेसिस जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इन सारे पिगमेंट, इन सारे रंगों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि एनिमल्स में हमने ऐसे तो पिगमेंट क्लोरोफिल तुमने नहीं पढ़ा है, तो क्या होगा? आपने कहा प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरा है प्लास्टिड के टाइप। प्लास्टिड के अलग अलग टाइप हमारे पास आते हैं। पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, चौथा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे ही क्या है यहाँ पे रंगहीन प्लास्टिड हैं। या लास्ट कहता है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी रंगहीन प्लास्टिड नहीं है, सारे ही कलरफुल प्लास्टिड हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में आपको इनके ऑप्शन में ही आंसर मिल जाएगा। बताइए, दो टाइप हमने पढ़े थे प्लास्टिड के, कौन से दो टाइप होते? देखो, हमने कहा कि रंगहीन प्लास्टिड हमें बताना है, तो एक तो होगा जो रंगहीन प्लास्टिड होगा जिसमें रंग नहीं होंगे, और एक होगा जो कलरफुल प्लास्टिड होगा जिसमें क्या पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कि जो रंगीन प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलरफुल। क्रोमोप्लास्ट मतलब कि हम ग्रीन कलर को यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ दिखाते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी कि उसमें क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कैसे होंगे यहाँ पे, कलरलेस, यानी कि रंगहीन यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन हमारा यहीं पे मिल जाता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो क्या है यहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट है, वो क्या होते हैं यहाँ पे, रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। अब देखो, आंसर तो हमें पता चल गया है। फंक्शन क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का? ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टोरेज कर, यानी कि स्टोर करना, चीजों को यहाँ पे स्टोर करना। इसके अलावा अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट यानी कि जो यहाँ पर रंगीन प्लास्टिड होते हैं, उसी में से एक आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपने देखा था जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम जब हमने देखा तो कैसा था, कुछ ऐसा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इसमें कुछ इस प्रकार के बंडल पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और इन पूरे स्ट्रक्चर को हमने ग्रैनम नाम दिया था, ठीक है। इसको हमने स्ट्रोमा नाम दिया था, यहाँ पे अगर आपको याद होगा ये है स्ट्रोमा। इसके बीच में जो है उसको हमने स्ट्रोमल लैमली नाम दिया था, ठीक है। अब ये जो थाइलाकॉइड होते हैं, इन्हीं थाइलाकॉइड पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पिगमेंट पाए जाते हैं। इन्हीं में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, देखो, अगर हमने थोड़ा सा इसको इलेबोरेट किया, थाइलाकॉइड को, ये हमारा थाइलाकॉइड है, ठीक है। ये पूरा थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें हमने फोटो सिस्टम पढ़े थे कुछ इस प्रकार के। यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या आते हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, और ये हमारे पास आता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये कुछ ऐसे पाए जाते हैं, ये ऐसे, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है। ऐसे दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। तो आपने कहा कि जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, सिर्फ क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है बल्कि ज़ैंथोफिल भी होगा और यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स भी होगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी यहाँ पर दोनों पाए जाते हैं। क्लियर है इतना? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या होगा,
आपने कहा इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों होगी। तो यहाँ होगी आपने कहा लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होगी यहाँ पे डार्क रिएक्शन। पहले कौन सी होगी? लाइट रिएक्शन होती है, बाद में यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन का आंसर आप एक बार नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन अनरिपन and unripe green fruit changes color when it ripens, the reason being। आपने कहा जो कच्चा हरा फल है वो पकने के बाद रंग बदल लेता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है उसमें बोला गया है क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोफिल। जो क्रोमोप्लास्ट है वो अपना रंग क्लोरोफिल में बदल देता है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो कहता है क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा कहता है क्रोमोसोम चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, यानी कि क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। चौथा कहता है क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। लास्ट कहता है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले अभी कुछ देर पहले हमने ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की हमने बात की है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है, यहाँ पे कलर भी बता रखा है कि कच्चा हरा फल जो है वो पकने के बाद अपना रंग बदल देता है। अलग अलग फल होते हैं, जैसे कि मोस्टली जो फल होते हैं जब वो कच्चे होते हैं तो वो हरे रंग के होते हैं, फिर या तो वो रेड कलर के होते हैं या तो वो येलो कलर के होते हैं। ठीक है, ऐसे कलर चेंज करते हैं या ऑरेंज कलर के आपको दिखते हैं। आपने कहा कि इसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है। ठीक है, पहला कह रहा है जो क्रोमोप्लास्ट है वो किस में बदल जाता है? क्लोरोफिल में बदल जाता है। यानी कि कोई भी जो रंगीन, अब क्रोमोप्लास्ट का कोई पर्टिकुलर कलर हमें नहीं दिया गया है, हमें जो रंगीन फल है, कोई रंगीन फल है, कोई भी फल कोई भी कलर हो सकता है, वो हरे रंग में परिवर्तित हो रहा है पकने के बाद। तो क्या हमें ये बताना है कि पकने के बाद कच्चा हरा फल जो है उसका रंग क्यों बदल जाता है? क्या क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है? हमने कहा अगर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदलेगा तो जो रंगीन चीज है, फल रहने देते हैं, जो रंगीन चीज है वो हरे रंग में बदलेगा। लेकिन हमने तो कहा कि हरा फल जो है वो अपना रंग बदलता है, हरे रंग में नहीं बदलता है बल्कि हरा रंग बदलता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाता है, ये कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोसोम की बात हमने की नहीं थी। क्रोमोसोम आप बात करते हैं तब जब हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्रोमोसोम में नहीं बदलेगा। जो प्लास्टिड है, जो पिगमेंट है, वो क्रोमोसोम में नहीं बदलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। हमने कहा नहीं, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोप्लास्ट में नहीं बदलेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, हमारे जो क्रोमोसोम है उनमें जो हमारा डीएनए होता है वो हर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दैट इज ट्रू, ये ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल ही बदल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
हमने कहा क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो ऐसी प्रोटीन बनाएंगे जिससे कि जो रंग है, जो पिगमेंट है, वो आपको देखने को मिलते हैं। जिससे कि आपने कहा कि क्रोमोप्लास्ट में आपको कलरफुल पिगमेंट देखने को मिलेंगे, जिससे कि क्लोरोप्लास्ट में आपको ग्रीन कलर यानी क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। वो किसकी वजह से है? वो आपके डीएनए की वजह से है, यानी कि प्लांट के डीएनए की वजह से है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वही क्रोमोप्लास्ट बन जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। इस कंडीशन में जो हरा रंग है वो रंगीन हो जाता है, जो ग्रीन कलर है बेसिकली वो चेंज होगा, और वो किसी भी कलर में, वो रेड हो सकता है, वो ऑरेंज हो सकता है, वो येलो हो सकता है, वो इन कलर्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने बोला वो लाल हो सकता है, वो यहाँ पे नारंगी हो सकता है, या वो पीला हो सकता है। ठीक है, तो यही तो होता है, जब भी कोई कच्चा हरा फल पकता है तो या तो वो लाल रंग का हमें दिखता है, या नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का हमें दिखता है, या पीले रंग का हमें दिखता है। ठीक है, अलग अलग कलर होते हैं। इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही तो उस फल का रंग हरा होगा, तभी तो वो ग्रीन कलर का है, क्योंकि उसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट अब क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो अब हरे रंग के बजाय हमें अलग अलग कलर दिखते हैं। इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित होता है, इसीलिए जो कच्चा हरा फल है वो अब दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाता है पकने के बाद। क्लियर है? चलो, अपना जो आंसर है वो नोट आप कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द फिनोमेनॉन where cytoplasm shrink in a hypertonic medium is called, यानी कि वो घटना जहाँ साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, जैसे कि हाइपरटोनिक माध्यम क्या है। पहला तो ये है, हाइपरटोनिक मीडियम हमें पता होना चाहिए। बाकी की चीजें सिंपल सी हैं। साइटोप्लाज्म जो हमारा क्या है यहाँ पर, कोशिका द्रव जिसे हम कहते हैं। तो कोशिका द्रव क्या होता है? सिकुड़ जाता है। हमें एक कंडीशन बताई गई है कि कोशिका द्रव यहाँ पे सिकुड़ जाता है। नॉर्मली अगर हम कहें, ये है यहाँ पे सेल वॉल, ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है ये। अब ये क्या हो जाता है यहाँ पर, इस सेल को किसी ऐसे मीडियम में रखा जाता है जिसे साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो जब साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा तो आपको कैसी इमेज देखने को मिलेगी? जल्दी से ड्रॉ करेंगे आप? जल्दी से ड्रॉ करेंगे कि आपको इमेज जो है वो कैसी मिलेगी? देखो, क्या हमें ऐसी इमेज मिलेगी? ये तो हमारा क्या आ जाता है, सेल वॉल आ जाती है।
क्या हमें ऐसी इमेज मिलेगी? सेल वॉल, ये सेल वॉल है, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक्चुअली में ये कंडीशन आ रही है और आपको बताने की कंडीशन कौन सी। ऑप्शन है फ्रंटोलाइसिस, सेकेंड है प्लाज्मोलाइसिस, तीसरा है एसिडोलाइसिस, चौथा है एलोलाइसिस एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो चलो एक बार घर से आप लोग पढ़ के लेकर जाएंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। आगे के जो क्वेश्चन हमारे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।